हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। इरिगेशन के चैप्टर हमारा चल रहा है कि सिंचाई जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे देश की कृषि के लिए। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसी की अंतिम कड़ी में आज जो है हम टैंक इरिगेशन यानी कि तालाबों के द्वारा सिंचाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम नहरों की नहरी सिंचाई और कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई के बारे में जान चुके हैं। तो आज जो है टैंक इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तालाब के द्वारा सिंचाई जो है, तालाब के द्वारा सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये दक्षिणी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उत्तरी भारत के लिए नहरी सिंचाई और कुओं के द्वारा सिंचाई इम्पॉर्टेंट थी, इसी तरह दक्षिणी भारत के लिए जो है तालाब के द्वारा सिंचाई जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो तालाब जो है प्राकृतिक हो सकते हैं और कृत्रिम हो सकते हैं। प्राकृतिक का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक रूप से गड्ढे हमारे धरातल पर पाए जाते हैं उनमें वर्षा का जल भर जाता है और वो जल जो है वो तालाब के रूप में संचित रहता है। उस तालाब के जल को हम नालियों के द्वारा जो है वो अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। जैसे नहरों में भी हम जो है छोटी छोटी नालियां बनाकर जो है खेतों तक जल पहुंचाते हैं, उसी प्रकार तालाब में भी हम जो है जो इकट्ठा जल है उसको जो है नालियों के द्वारा अपने खेतों तक, नालियों या पाइपों के द्वारा जो है अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक अगर है तो वो प्राकृतिक ही है, खड्ड है और उसमें जो है वर्षा का जल भरता रहता है। कृत्रिम जो है बनाया जा सकता है कि धरातल को गहरा करके जो है उसमें जो है जल इकट्ठा किया जा सकता है। या कई बार क्या होता है कि कोई नदी जो है बह रही है ना, कोई नदी जो बह रही है तो यहाँ इस स्थान पर अवरोध खड़ा करके जो है जल को पीछे इकट्ठा कर दिया जाता है। इसको भी जो है हम कृत्रिम तालाब के रूप में एक टाइप ऑफ बंद यहाँ पर बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है। तो इस तरह जो तालाब है वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही हो सकते हैं। तो तालाबों के द्वारा जो सिंचाई हमारे देश में होती है वो हमारी कुल सिंचित भूमि का 7.24% है, यानी कि 7.25% भूमि जो है, कुल सिंचित भूमि का 7.25% जो है हम तालाबों के द्वारा सिंचित करते हैं। इसके बाद जो है ये तालाबों की जो सिंचाई है ये प्रायद्वीप के पठार में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक के रूप में काम करता है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि दक्षिणी भारत में जो है ये तालाबों के द्वारा सिंचाई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके कारण देख लेते हैं कि प्रायद्वीप के पठार पर जो है या दक्षिणी भारत में जो है तालाब के द्वारा सिंचाई क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक गर्त पाए जाते हैं, यानी कि जो है नेचुरल डिप्रेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो है गर्त बने हुए हैं और उन गर्तों में जल भर जाता है और उस जल को जो है हम सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचाते हैं। तो प्राकृतिक गर्त होने के कारण हमें कोई इस पर जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई ना रख रखाव पे खर्च है, ना इन्वेस्टमेंट पे खर्च है, ना बनाने में खर्च है। तो ये तो एक प्राकृतिक गर्त है और उससे जो है हम सिंचाई का कार्य करते हैं, इसलिए जो है प्रायद्वीप के पठार में ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कठोर चट्टानी भूखंड पाया जाता है। प्रायद्वीप के पठार आपको पता है दृढ़ भूखंड है, तो दृढ़ भूखंड पर जो है प्राकृतिक गर्त पाए जाते हैं और वो कठोर चट्टानी भाग है। तो कठोर चट्टानी भाग होने के कई फायदे जो है उसको मिलते हैं। कठोर चट्टानी भाग होने के कारण जल रिसकर नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो तालाब से जल रिसकर जो है नीचे चला जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कठोर है तो जल जो है रिसकर नहीं जाता है, इसलिए जो है कठोर चट्टान होने के कारण भी यहाँ पर आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूमिगत जल का अभाव है क्योंकि अभी बताया कि कठोर चट्टान है, धरातल के नीचे जल जाता ही नहीं है। तो जब भूमिगत जल नहीं है तो भूमिगत जल के अभाव के कारण जो है हमें तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर भूमिगत जल यहाँ पर पाया जाता तो शायद यहाँ भी कुओं और नलकूपों के द्वारा जो है सिंचाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। इसके बाद दक्षिणी भारत में जो है मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब जो है हिमालय की तरह सदावाहिनी नदियाँ नहीं है यहाँ पर। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो शुष्क ऋतु में उनका जल जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके कारण जो है नदियों में जल की मात्रा कम होने के कारण जो है मतलब सिंचाई बाधित ना हो, इसके लिए हम तालाबों का सहारा जो है लेते हैं। इसके बाद नहर निर्माण एक कठिन कार्य है। अभी बताया ना कठोर चट्टानी भूखंड है,
तो इसके कारण नहरों का निर्माण, क्योंकि नहर बनाने का मतलब क्या है, नहर बनाने का मतलब ये है कि उस धरातल को आप काट कर वहाँ से जो है रास्ता निकालेंगे, तो जब कठोर चट्टान होंगी तो वो उस पर जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो नहर निर्माण कठोर होने के कारण, क्योंकि नहर निर्माण हो नहीं सकता, भूमिगत जल का अभाव है, तो कुएं और नलकूप भी यहाँ नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर टैंक इरिगेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। एक अन्य कारण और है कि यहाँ की जनसंख्या डिस्पर्स्ड है, बिखरी हुई जनसंख्या है। अगर जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, यानी कि जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है, तो वहाँ पर नहरें निकाल दी जाए, है ना, नहर निकाल दी जाए ताकि जो है ज़्यादा जनसंख्या को फायदा मिले। लेकिन जनसंख्या कम है उत्तरी भारत की अपेक्षा और छितरी हुई है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो है नहरी सिंचाई और कुएं और नलकूप की सिंचाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक गर्त पाए जाते हैं। तो इससे जो है क्या किया जाता है कि टैंक इरिगेशन पर काम किया जाता है और सिंचाई की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो ये कारण है कि दक्षिणी भारत में ही जो है क्यों जो है टैंक इरिगेशन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है हम टैंक इरिगेशन का वितरण देख लेते हैं। हमारे देश में 5 लाख बड़े और 60 लाख छोटे तालाब है। 5 लाख बड़े तालाब हैं और 60 लाख जो है छोटे तालाब है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है तालाब हमारे देश में पाए जाते हैं। और वितरण की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रायद्वीपीय भारत में ये इम्पोर्टेंट है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो है भारत की जो तालाब सिंचाई का 25% पाया जाता है, यानी कि पूरे देश में जितना टैंक इरिगेशन है उसका 25% जो है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर प्रति वर्ष जो है 8.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। निजाम सागर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है तालाब है, प्राकृतिक तालाब है, और इससे बहुत सारी जो है धाराएं निकालकर खेतों तक जो है सिंचाई का जल पहुँचाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है तमिलनाडु आता है, जहाँ पर कि भारत की कुल नहरी सिंचाई का 18% जो है वो तमिलनाडु में सिंचित होता है। तमिलनाडु की 7 लाख हेक्टेयर भूमि है, प्रति वर्ष 7 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो तालाबों के द्वारा सिंचित होती है। और यहाँ पर चेन्नई से रामानाथापुरम तक जो है तालाबों की बहुत बड़ी श्रृंखला पाई जाती है। तमिलनाडु में जो चेन्नई है, चेन्नई से रामानाथापुरम जो एक कोस्टल जो है एरिया है, वहाँ तक जो है तालाबों की एक श्रृंखला पाई जाती है। और यहाँ पर जो है कावेरी पक्कम और अनंत सागर 2 महत्वपूर्ण जो है तालाब है। तो ये बात हो गई तमिलनाडु के टैंक इरिगेशन की। दक्षिणी भारत के ही और राज्य हैं जहाँ पर की जो है टैंक इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में भी जो है तालाब के द्वारा सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कर्नाटक के बाद उत्तरी भारत का राज्य, पश्चिमी भारत का राज्य है राजस्थान। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो मतलब आप कह सकते हो जैसे पठारी जो भाग है, तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में जो है टैंक इरिगेशन होता है। इसी के साथ जो है झारखंड भी एक पठारी भूखंड है, ये आपको पता है। तो पठारी होने के कारण कठोर चट्टानें वहाँ पर पाई जाती हैं, जिससे जो है आदर्श दशाएं वहाँ पर टैंक इरिगेशन की है। तो झारखंड में भी जो एक टैंक इरिगेशन होता है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश का भी जो दक्षिणी हिस्सा है, जो पठारी भूखंड है, वहाँ पर जो है सिंचाई होती है, टैंकों के द्वारा जो है सिंचाई होती है। तो ये जो है नहरी सिंचाई, तालाब के द्वारा सिंचाई का वितरण हो गया। अब हम तालाबों के द्वारा सिंचाई के कुछ गुण और अवगुण देख लेते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम गुण की बात करते हैं। गुण की अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है यहाँ की सिंचाई का, टैंक इरिगेशन का, वो ये है कि ये एक प्राकृतिक कारक है, यानी कि जो टैंक्स पाए जाते हैं वो प्राकृतिक गर्त होते हैं। तो प्राकृतिक गर्त होने के कारण इनके निर्माण का खर्च नहीं होता है, ना इनके रख रखाव का खर्च होता है। रख रखाव थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है मतलब ये इस पर बहुत ज़्यादा जो है खर्चा नहीं आता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है ये निर्मित होते हैं। अगर हमें कृत्रिम भी बनाने पड़े तो भी ये महंगे नहीं होते हैं।
तालाब अगर हम कृत्रिम भी बनाएं तो भी जो है ये महंगे नहीं होते हैं, क्योंकि जो है कोई भी बहता हुआ जल है उसको आप मार्ग में रोक दें तो वो जो है तालाब बन जाता है। इसके बाद तालाब जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है मानसूनी वर्षा के जल का संग्रह करने में, क्योंकि हमें पता है कि मानसून का जो जल है, मानसूनी वर्षा का जो जल है वो एकदम से आता है और बह जाता है। अगर गर्त हमारे पास है, तालाब हमारे पास है, तो वो जल उसमें संचित रह सकता है और आगे के शुष्क मौसम में वो हमारे काम आता है। तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है इस पर अपक्षय का प्रभाव नहीं होता। जो तालाब हम बनाते हैं उस पर अपक्षय का प्रभाव नहीं होता है। जैसे जो है नदियों से नहरें वगैरह हम निकालते हैं तो वहाँ पर क्या है कि नरम भूखंड होता है तो अपक्षय हो जाता है वहाँ पर, लेकिन तालाब जो है क्योंकि दृढ़ भूखंड पर पाए जाते हैं तो अपक्षय का कोई प्रभाव जो है इसमें नहीं पड़ता है। इसके द्वारा जो है केवल सिंचाई टैंक को केवल इरिगेशन के लिए न यूज़ करके और अन्य गतिविधियां भी हैं जिनके लिए जो है इसको उपयोग किया जाता है, जैसे कि मत्स्य पालन है या फिर जो है और कोई समुद्री गतिविधियां जो है जलीय गतिविधियां इसमें की जा सकती हैं। तो इस तरह जो है अतिरिक्त आय जो है इसके द्वारा कमाई जा सकती है। तो ये हो गए तालाबों के द्वारा सिंचाई के गुण। अब हम जो है थोड़ा सा अवगुण देख लेते हैं कि क्या क्या डीमेरिट्स हैं इसमें। तो सबसे पहला तो ये है कि ये तालाब जो है उथले होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक गर्त होते हैं तो बहुत गहरे नहीं होते, उथले होते हैं। उथले होने के कारण जल वाष्पीकरण के द्वारा जो है उड़ जाता है और ये जो है सूखे पड़ जाते हैं, यानी कि शुष्क हो जाते हैं। तो उथला जल जो है इसकी एक समस्या है। इसके बाद शुष्क ऋतु में जल की कमी आ जाती है, क्योंकि जो है तालाब जो है बहुत बड़ी आकृति नहीं होती है, ठीक है, बहुत बड़ी और गहरी आकृति नहीं होती है। प्राकृतिक गर्त जितना होता है उसी में जल होता है, और क्योंकि वो हमेशा एक्सपोज्ड होता है तो प्राकृतिक जो है उसके मतलब वाष्पीकरण के द्वारा वो जल उड़ जाता है, कुछ नीचे भी सीपेज हो जाता है। तो इस तरह शुष्क ऋतु में जो है जल की कमी आ ही जाती है। इसके बाद अवसाद निक्षेप से जल ग्रहण करने की क्षमता जो है घट जाती है। समय के साथ साथ जो है चाहे कितना भी दृढ़ भूखंड हो, लेकिन कुछ अपक्षय का प्रभाव तो पड़ेगा, कुछ तो वहाँ पर अपर्दन होगा, और अपर्दित सामग्री जो भी है वो टैंक की तली में जाकर बैठेगी, जिसके कारण उसकी जो क्षमता है, जल धारण करने की जो क्षमता है वो कम पड़ जाती है। इसके बाद जो है टैंक के द्वारा सीमित क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। सीमित क्षेत्र की सिंचाई, क्योंकि जो है एक टैंक है उसके आसपास जितना खेतों का एरिया है उसी में, क्योंकि जल पहले से ही कम है, उथला है और शुष्क हो जाता है, तो हम बहुत बड़े एरिया को जो है इस पर सिंचाई के लिए निर्भर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आसपास की सीमित भूमि की ही सिंचाई जो है इसके द्वारा की जा सकती है। इसके बाद हम तालाब से खेत तक जल पहुंचाना भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि जो है बताया कि ये एक दृढ़ भूखंड होता है, चट्टानी भाग होता है, कठोर भूखंड होता है। तो कठोर भूखंड होने के कारण जो तालाब है उस तालाब से खेतों तक जल पहुंचाया जाएगा, वो नालियों के माध्यम से तो पहुंचाया जाएगा, तो वो नालियों तक उस जल को पहुंचाने के लिए जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि दृढ़ भूखंड है। अगर नरम भूखंड होगा तो जैसे नहरें आसानी से बन जाती हैं उसी तरह से जो है बन जाती है, लेकिन क्योंकि ये दृढ़ भूखंड है तो यहाँ पर जो है तालाब से खेतों तक जल को पहुँचाना जो है एक कठिन कार्य है। तो इस तरह ये जो है तालाब की सिंचाई के गुण और अवगुण है। तो इस तरह हमने 3 तरह की सिंचाई, यानी कि नहरों के द्वारा सिंचाई, तालाब के द्वारा सिंचाई, कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई जो है हमने देख ली। सिंचाई के कुछ मेथड्स हैं जो आप लोगों ने जो है सुने होंगे, जो है मतलब उनके बारे में जिक्र जो है सुना होगा कि आजकल बहुत एफिशिएंट टाइप ऑफ इरिगेशन यूज़ किया जा रहा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना। ड्रिप और स्प्रिंकलर, इसको जो है एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, क्योंकि हम सिंचाई पढ़ रहे हैं तो ये जो है इसका जिक्र कहीं नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा जो है इसको बता देती हूँ। ड्रिप इरिगेशन का मतलब ये है कि कोई खेत जो है आपका है और उस खेत में जो है आपने परमानेंट जो है पाइप बिछा दिया और पौधों की जड़ों के पास उन पाइप्स को खोल दिया, और वहाँ पर जो है आपने मेन सिस्टम से जो है जब जल खोला
तो वो जो है पूरे खेत के पाइप में वो जल घूम जाएगा और जहाँ जहाँ पर छेद किए हुए हैं वहाँ वहाँ पर वो जल गिर जाएगा। तो ये ड्रिप इरिगेशन जो है बहुत एफिशिएंट टाइप है इरिगेशन का, जिसके द्वारा जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं होती है और जल जो है वो सीधा पौधों की जड़ों तक पहुँचता है। इसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है, आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे, फव्वारा सिंचाई जिसे बोलते हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एरिया है लगभग पूरे हरियाणा में जो है स्प्रिंकलर यूज़ किए जाते हैं, फव्वारा सिंचाई जो है यूज़ की जाती है। चाहे कुएं से, चाहे नलकूप से, चाहे नहर से जो है वो जल जो है वो खेतों में पाइपों के द्वारा, फव्वारों के द्वारा जो है खेती की ज़मीन तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह जो है ये सिंचाई के आधुनिक तकनीक है जो जल के कम से कम जो है जल की कम से कम बर्बादी के साथ सिंचाई को और ज़्यादा महत्वपूर्ण, एफिशिएंट बनाने के लिए कार्य करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सिंचाई की पूरी प्रक्रिया जो है, पूरे टाइप्स आपको समझ आए होंगे। आगे जो है हम थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में और बाकी जो कृषि से संबंधित है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको तैयार कीजिए। जय हिंद।